हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, विजय एजुकेशन न्यूज के द्वारा आपको एजुकेशन और न्यूज दोनों ही उपलब्ध करवाने की मुहिम स्टार्ट की गई है, और जिसके तहत हम बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के बच्चों को जहां एक और एजुकेशन उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पैरामेडिकल, फार्मेसी, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग और एलएसए कोर्सेज, मेडिकल लाइन से जितने भी जुड़े कोर्सेज है उनकी बिल्कुल ठीक और सटीक जानकारी सबसे पहले यहां पर उपलब्ध करवाई जाती है। तो मेरे दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है स्केलेटल सिस्टम, यानी मेरे दोस्तों हम लोकोमोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम जो है चलन और गमन के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज इस टॉपिक का सेकंड लास्ट वीडियो है, जिसमें हम कल की क्लास में पेशियों के प्रकार पढ़ चुके थे, स्केलेटल मसल्स पढ़ चुके थे, स्मूथ मसल्स पढ़ चुके थे, और इसके अलावा मेरे दोस्तों हमने पढ़ लिया था कार्डियक मसल्स के बारे में। आज हम स्केलेटल मसल्स की स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। मेरे साथियों, आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आपने अभी तक अगर हमारे टीम से मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक नहीं खरीदे हैं तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक जरूर खरीदें। मॉडल पेपर की फीस 100 रुपए है, क्वेश्चन बैंक की फीस 50 रुपए है। और ऑनलाइन मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक लेने के लिए दो तरीके हैं। एक, नीचे इंस्टा मोजो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। और इसके अलावा मेरे दोस्तों, आप मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके और उसी व्हाट्सएप नंबर को गूगल पे, फोन पे में यूज करके आप पेमेंट भेज सकते हो और उसका स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे भेज सकते हो। मेरा नंबर है 9828721229। आप अभी तुरंत मैसेज करके अपने मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक मंगवा सकते हो। कल से आपको इंग्लिश में क्वेश्चन बैंक भी मिलनी शुरू हो जाएगी। जिन बच्चों ने इंग्लिश के लिए पेमेंट किया है उन्हें कल से मिल जाएगी। तो मेरे दोस्तों, बाकी मॉडल पेपर इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध है और हिंदी में भी उपलब्ध है। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, आज अपने को कंकालीय पेशी की क्या पढ़नी है, संरचना पढ़नी है, यानी हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स जो है वो पढ़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा आज की क्लास को शेयर करना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी जटिल, काफी कॉम्प्लेक्स जानकारी आज हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, स्केलेटल मसल्स का मतलब कौन सी मसल्स मेरे दोस्तों? स्ट्राइटेड, जिनमें हम गति करवा सकते हैं हमारी इच्छा अनुसार, जैसे हाथ वाली मसल्स हो गई, ठीक है, जिससे हाथ की बोन में गति हो रही है। तो मेरे दोस्तों, इसकी संरचना किस प्रकार की है? देखो भाई, यहां पे आपको कुछ बात याद रखनी पड़ेगी। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है ना, आप यूं समझ लो कि कोई भी एक पेशी है मेरे दोस्तों, तो वो पेशी हमेशा ग्रुप में होती है, याद रखना, बंडल के रूप में पाई जाती है। तो कोई भी मसल्स क्यों ना हो मेरे दोस्तों, अगर मान लो कि ये अगर एक मसल्स है हमारे शरीर की, किस प्रकार की मसल्स है भैया? तो मान लीजिएगा ये हमारे शरीर की स्केलेटल मसल्स है, कंकालीय पेशी है। तो कंकालीय पेशी का ये एक पूरा समूह है, और इस समूह के अंदर आपको इस प्रकार से बहुत सारे बंडल दिखाई देंगे, इस प्रकार से। और हर एक बंडल के अंदर मेरे दोस्तों आपको मांसपेशियां क्या देगी? दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं जब बात मांसपेशी की आती है तो आपको याद क्या रखना है, सुन लो मेरे दोस्तों। हमारी मांसपेशी जो है वो कुछ इस तरह की संरचना में अरेंज है। ये आपकी पेशी हो गई। पेशी किस में है मेरे दोस्तों? इन पेशी बंडल्स में मौजूद है, जिन्हें हम फेसिकल बोलते हैं, पुलिका बोलते हैं, ठीक है। और इन सभी बंडल के जुड़ने से एक पेशीय उत्तक का निर्माण होता है। तो जैसे हाथ के अंदर जो पेशीय उत्तक है वो कुछ इस तरह का है, जिसके अंदर इस प्रकार से मेरे दोस्तों छोटे छोटे बंडल बने हुए हैं। जैसे ये एक बंडल हो गया, तो इस एक बंडल में कितनी पेशियां हो गई? टोटल 3 मांसपेशियां हो गई, ठीक है ना। और अकेली मांसपेशी को पेशी तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? पेशी तंतु। और पेशी तंतु को मायोफाइबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोफाइबर। तो अगर आपसे कोई कहे कि मायोफाइबर क्या है, तो मायोफाइबर एक मसल सेल है। मायोफाइबर क्या है? मायोफाइबर एक मसल सेल है। और मायोफाइबर किसके अंदर है?
तो आप कहोगे सर ये पेशीय बंडलों में है। किसके अंदर है? पेशीय बंडलों में है। तो अगर मैं एक पेशी का ऐसे अनुप्रस्थ काटूं तो वो किस तरह की दिखाई देगी, आप देखिएगा ध्यान से। जैसे मेरे दोस्तों, मैं एक मांसपेशी का अगर अनुप्रस्थ काटूंगा कंकालीय पेशी का, तो आपको कुछ इस तरह की संरचना दिखेगी कि नहीं दिखेगी? इसके अंदर आपको इस प्रकार से कुछ क्या दिखाई देंगे? बंडल दिखाई देंगे। क्लियर बात है? और हर एक बंडल में मेरे दोस्तों कौन से वाली कोशिका होगी? पेशीय कोशिका होगी, कुछ इस तरह से। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अब सुनिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके काम की है। सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा, क्लास आज बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ब्लू मार्कर भी यहां पर यूज करना चाहेंगे, ये लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, तो यहां पे इतना सब कुछ हो जाने के बाद में सुनिए आप, देखो भैया ये तो क्या है, ब्लैक ही है सर, वहां से एक ब्लू मार्कर देना। अब देखिएगा, तो यहां पे मेरे दोस्तों आप, ये एक कंकालीय पेशी है जिसका मैंने अनुप्रस्थ काट दिया है। आप मुझे बताना इसके बाहर एक लेयर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर, क्यों नहीं होगी? इसके बाहर तो एक लेयर होगी। तो मैंने इस पूरी पेशीय संरचना के बाहर एक संयोजी ऊतक का आवरण बना दिया। ये लीजिएगा, इस आवरण का क्या नाम होगा? एक पेशीय ऊतक को बाहर से ये ढकने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवरण है। इस स्तर का नाम क्या है? सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताइएगा। बताइए, एक पूरी मांसपेशी को बाहर से आवृत करने वाला स्तर क्या कहलाता है? पेरीमाइसियम। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? पेरीमाइसियम। तो ये तो हो गया पेरीमाइसियम। अब सुनो, इसके बाद थोड़ा अंदर आते हैं। अंदर आएंगे तो देखो, ये एक बंडल हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। तो प्रत्येक पेशीय बंडल को बाहर से आवृत करने वाला एक और संयोजी ऊतक का क्या होगा? आवरण होगा। और इस आवरण को क्या कहेंगे? तो सर इस आवरण का नाम तो होगा क्या? इसका नाम होगा मेरे दोस्तों पेरीमाइसियम। क्या सॉरी, इसका नाम एपीमाइसियम होगा, क्षमा चाहता हूं, इसका नाम होगा एपीमाइसियम। अब इसके बाद में हर एक बंडल के बाहर का आवरण क्या कहलाएगा? पेरीमाइसियम कहलाएगा, पेरीमाइसियम। और इसके बाद में एक और आवरण होगा मेरे दोस्तों, कहां होगा सर? बताओ ना। तो बताते हैं भाई, वो जो नेक्स्ट आवरण होगा आपका, वो इन मांसपेशियों के बाहर होगा। ये एक पेशी कोशिका है कि नहीं है? तो इस पेशी कोशिका के बाहर, इस पेशी कोशिका के बाहर, इस पेशी कोशिका के बाहर भी एक आवरण होगा। इस आवरण को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? सर इसको एंडोमाइसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। तो मेरे दोस्तों आप ही मुझे बता दो कितने स्तर हो गए टोटल? तो सर 3 स्तर हो गए। 3 के कौन से स्तर? आप समझ लो, सबसे पहले अगर मेरे हाथ के अंदर यहाँ पूरी एक मांसपेशी है, तो सबसे पहले तो उस पूरी मांसपेशी को बाहर से घेरने वाला एपीमाइसियम। फिर मैंने उस मांसपेशी को काट दिया, तो काट दिया तो उसमें ऐसे बंडल रखे हुए थे, जैसे ये एक बंडल हो गया, दूसरा बंडल, तीसरा बंडल। तो हर एक बंडल के बाहर भी आवरण था। तो मेरे दोस्तों जो बंडल के बाहर आवरण होता है उसका नाम है पेरीमाइसियम। क्या नाम है? पेरीमाइसियम। फिर मैंने क्या किया, इन बंडल के अंदर से ये कोशिका अलग की, तो ये जो कोशिका है इसका क्या नाम होगा? इसका नाम है पेशी कोशिका। और इन कोशिकाओं के बाहर भी स्तर है, उस स्तर का क्या नाम है? एंडोमाइसियम। और इस पेशी कोशिका को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे मायोफाइबर कहते हैं सर। तो ये लीजिए आपका मायोफाइबर, ठीक है। और इस पूरे समूह को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? इसे हम फेसिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फेसिकल कहते हैं। तो ये आपका हो गया फेसिकल्स। याद रखना मेरे दोस्तों, फेसिकल्स की जब भी बात आती है, जैसे आप पुलिका भी बोलते हैं, क्या कहते हैं? पुलिका। पुलिका का मतलब बंडल। तो मैं क्या इसे बंडल भी बोल सकता हूं क्या? जी हां, आप बोल सकते हो, ठीक है ना। मेरे दोस्तों याद रखना, क्या हमारी पेशी कोशिका स्वतंत्र एक एक सिंगल ही होगी क्या? नहीं। क्या ग्रुप में होगी क्या? हाँ। क्या पेशी कोशिका जोड़कर एक बंडल बनाएगी क्या? हाँ। उन बंडलों के समूह को क्या कहोगे? सर उनको हम फेसिकल कहेंगे। फेसिकल के बाहर के आवरण को क्या कहोगे? सर फेसिकल के बाहर के आवरण को हम पेरीमाइसियम कहेंगे। और पूरी की पूरी मांसपेशी के बाहर के आवरण को क्या कहेंगे? सर इसको हम एपीमाइसियम
कहेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एंडोमाइसियम किसके बाहर होगा? तो ये हमारी जो मायोफाइबर्स होती है उनके बाहर होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? पहले ये जानकारी अच्छी तरह से दिमाग में रखना। अब इधर आ जाओ आप। अब मेरे दोस्तों, अकेली जो ये मांसपेशी कोशिका है, इस अकेली पेशी कोशिका में क्या होता है, हम उसकी बात यहां पर करेंगे। तो मान लो कि ये एक अगर मेरी मांसपेशी है, ये अगर मेरी पेशी कोशिका है, तो इस पेशी कोशिका में कौन कौन सी चीजें होगी? ठीक है, मैंने इस बंडल से एक पेशी कोशिका को क्या निकाल दिया मेरे दोस्तों? मैंने यहां से एक पेशी कोशिका को क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। तो मेरे दोस्तों, इस पेशी कोशिका के ऊपर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, वो चीजें हमें जाननी है। मेरे दोस्तों याद रखना, तो ये तो पूरा क्या हो गया, एक बंडल हो गया। इस बंडल के अंदर क्या है मेरे दोस्तों? तो सर इस बंडल के अंदर आपकी पेशी कोशिकाएं हैं, याद रखना, बड़ी बात बता रहा हूं। अब मेरे दोस्तों यहां पे जो है, इसके बाद में हम किसकी बात कर रहे हैं? इसके बाद हम बात कर रहे हैं मांसपेशी की, यानी पेशी कोशिका की। तो पेशी कोशिका के अंदर मेरे दोस्तों इस प्रकार से छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं सर? धागे पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं। तो मायोफाइबर के अंदर जो छोटे छोटे धागे पाए जाते हैं, मायोफाइबर के अंदर जो छोटे छोटे धागे पाए जाते हैं मेरे दोस्तों, इन धागों को क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्तों, इन धागों को कहा जाता है क्या? मायोफाइब्रिल। क्या कहा जाता है? मायोफाइब्रिल। ध्यान से सुनना हर एक बात को। मायोफाइब्रिल्स क्या है? तो आप कहोगे सर हमारी मांसपेशियों के अंदर जो तंतु पाए जाते हैं, उन तंतुओं को मायोफाइब्रिल या हिंदी में बोलते हैं पेशी तंतुक। क्या कहते हैं? पेशी तंतुक। और मांसपेशी का नाम क्या? मांसपेशी का नाम होता है पेशी तंतु। पेशी तंतु के अंदर पेशी तंतुक, यानी मेरे दोस्तों मायोफाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल। एक बार फिर से ये जानकारी देख लो ध्यान से मेरे दोस्तों, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि मैंने जो भी जानकारी बताई है अभी, एक बार फिर से देख लीजिएगा आप सभी। एक बार फिर से देखें। देखिए भाई, ये पूरी एक मांसपेशी है जिसका ये अनुप्रस्थ काट है। मान लो ये एक बड़ा सा पाइप है, ठीक है, ये बड़ी सी मांसपेशी है। इस मांसपेशी में ऐसे बहुत सारे बंडल रखे हुए हैं। इन बंडल को पेशी बंडल या फेसिकल कहते हैं। फेसिकल के बाहर के आवरण को पेरीमाइसियम कहते हैं, जबकि पूरी मांसपेशी के बाहर के आवरण को एपीमाइसियम कहते हैं। और जब इस बंडल में से मैंने एक तंतु को बाहर निकाला, तो इस तंतु को पेशी तंतु या पेशी कोशिका यानी मायोफाइबर कहते हैं। तो ये आपका क्या है? तो सर ये मायोफाइबर है, ठीक है। और मेरे दोस्तों जो मायोफाइबर है, इनमें भी तो ऐसे बहुत सारे धागे हैं। इन धागों का क्या नाम है? तो सर इन धागों का नाम मायोफाइब्रिल है। क्या नाम है इनका? मायोफाइब्रिल। तो ये तो हो गए मायोफाइब्रिल, ठीक है। और मायोफाइबर, तो ये अकेली कोशिका हो गई मायोफाइबर। इतनी बात याद हो गई कि नहीं हो गई आपको? मायोफाइबर बराबर मसल सेल, और मसल सेल के तंतुओं को क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल कहते हैं। अब मेरे दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं। अब मेरे दोस्तों हमारी जो ये पेशी कोशिका है, इसके बाहर ये जो आपको झिल्ली दिख रही है, इस झिल्ली को किस नाम से जानते हैं? तो सर इस झिल्ली को सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोलेमा। पूछा जा सकता है आपसे कि सार्कोलेमा किसकी मेम्ब्रेन है? तो आप कहोगे सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज कॉल्ड सार्कोलेमा। याद रखना, पेशी कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है, इसको अपन सार्कोलेमा कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? यहां पर कुछ पॉइंट भी है जिनका जिक्र यहां पे कर लेते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। ये कंकालीय पेशी है, तो बताओ कंकालीय पेशी में न्यूक्लियस कितने होंगे? इस अकेली पेशी में एक ही केंद्रक होगा, बहुत सारे केंद्रक होंगे? तो सर बहुत सारे केंद्रक होते हैं, क्योंकि कंकालीय मांसपेशी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, कल मैंने बताया था आपको, और वो भी सिंसीसियम प्रकार की, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कैसी होती है मेरे दोस्तों? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है।
कौन होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड भाई? तो कंकालीय पेशियां जो हैं वो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब हुआ बहुकेंद्रकीय। कैसी? बहुकेंद्रकीय। अब मेरे दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है कवरिंग। बताओ इस पेशी कोशिका की कवरिंग को क्या कहते हैं? सर पेशी कोशिका के आवरण को हम बोलते हैं क्या? सार्कोलेमा। क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं सर। तो ये लिखो सार्कोलेमा। सार्कोलेमा पेशी कोशिका की सेल मेम्ब्रेन समझ लो आप, कोशिका झिल्ली, बराबर बात। तो सार्को शब्द हमेशा मसल के लिए लिखा जाता है, याद रखना। इसके बाद में बात करते हैं इसके साइटोप्लाज्म को, इसके कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? इस पेशी कोशिका के कोशिका द्रव्य को किस नाम से जानते हैं? तो मेरे दोस्तों पेशी कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। आप भी लिखते रहो सभी बच्चे साथ ही साथ, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहा हूं। सार्कोप्लाज्म क्या है? तो सर सार्कोप्लाज्म तो पेशी कोशिका का कोशिका द्रव्य है। पेशी कोशिका के कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं सर। अब सुनिएगा, अब बताओ आप पेशी कोशिका में जो छोटे छोटे तंतु है इन तंतुओं को क्या कहते हैं? सर पेशी कोशिका में जो तंतु हैं उन्हें मायोफाइब्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। तो मायोफाइब्रिल्स किसको कहोगे? तो मायोफाइब्रिल्स सर हम बोलेंगे पेशियों में पाए जाने वाले इन तंतुओं को। पेशी कोशिका में ये जो तंतु के जैसी संरचना आपको दिखाई पड़ रही है इन तंतुओं को हम कहते हैं मायोफाइब्रिल। क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल। मेरे दोस्तों मायोफाइब्रिल किसके बने हुए हैं? तो वो तो आगे बात करेंगे। इसमें एक्टिन प्रोटीन भी होती है, इसमें मायोसिन प्रोटीन भी होती है मेरे दोस्तों, तो वो बाद की बात है। अब मेरे दोस्तों जो हमारी जो मसल्स होती है, जो हमारी पेशियां होती है, मैंने पहले ही कहा था कंकालीय पेशियां जो होती है मेरे दोस्तों उसमें बेंड पाए जाते हैं, पट्टिका पाई जाती है। जब आप माइक्रोस्कोप से किसी भी कंकालीय पेशी को, स्केलेटल मसल्स को देखते हो तो आपको उसमें इस प्रकार से कुछ गहरे रंग के बैंड दिखाई देते हैं और कुछ इसके बाद हल्के रंग के बैंड दिखाई देते हैं। तो मेरे दोस्तों जो गहरे रंग के बैंड होते हैं उनको बोलते हैं ए बैंड। क्या कहते हैं? ए बैंड। और जो हल्के रंग के बैंड होते हैं उनको बोलते हैं आई बैंड। क्या बोला मैंने? एक होता है ए बैंड और दूसरा आई, फिर आगे कौन सा? ए बैंड, फिर कौन सा बैंड? आई बैंड। इस प्रकार से पट्टिका पाई जाती है किसमें? पेशी कोशिका में। तो मेरे दोस्तों पेशी कोशिका के अंदर जो पट्टिकाएं होती है, जो बैंड होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक आई बैंड और दूसरा कैसा? ए बैंड। मेरे दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हर एक मायोफाइब्रिल, हर एक पेशी तंतुक मैं यहां बना भी देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। मैं इसके अंदर का एक पेशी तंतुक बना रहा हूं जिससे आपकी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए मेरे दोस्तों मान लेते हैं कि यहां पर एक पेशी तंतुक है जो मैं यहां बना रहा हूं। ये मान लीजिए इस पेशी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला पेशी तंतुक है। मेरे दोस्तों ये जो आपको पेशी तंतुक दिख रहा है, मायोफाइब्रिल दिख रहा है, इस मायोफाइब्रिल में दो प्रकार की प्रोटीन देखने को मिलती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो मेरे दोस्तों हल्के रंग की प्रोटीन होगी। किस रंग की? हल्के रंग की प्रोटीन होगी, उसे बोलते हैं एक्टिन। क्या कहते हैं? एक्टिन। और एक मेरे दोस्तों गहरे रंग की मोटी प्रोटीन का तंतु होता है इस प्रकार से। तो एक तो प्रोटीन का कैसा तंतु है मेरे दोस्तों? मोटा। और दूसरा प्रोटीन का कैसा तंतु है? हल्का। तो जो प्रोटीन का हल्का तंतु है मेरे दोस्तों उस तंतु को बोलते हैं एक्टिन। एक्टिन। तो मेरे दोस्तों जहां पर प्रोटीन का गहरे रंग का तंतु होगा उसको कहते हैं मायोसिन। क्या कहते हैं? मायोसिन। मैं फिर से कहना चाहूंगा, जहां आपको गहरे रंग की पट्टिका दिखेगी, किस रंग की पट्टिका दिखेगी? गहरे रंग की। वहां कौन सा तंतु होगा? मायोसिन।
कौन सा तंतु होगा? मायोसिन। जहां आपको हल्के रंग की पट्टी का दिखेगी वहां कौन सा तंतु होगा? एक्टिन। तो मेरे दोस्तों हमारी पेशियों के अंदर कुछ धागे के जैसे क्या रखे हुए हैं? तंतु। उस तंतु को मैंने बड़ा करके दिखा दिया। तो उस तंतु के अंदर दो तरह की प्रोटीन है, एक का तो नाम है एक्टिन प्रोटीन, दूसरे का नाम है मायोसिन प्रोटीन। मेरे दोस्तों जो एक्टिन प्रोटीन है वो तो कैसी होती है? पतली, और मायोसिन प्रोटीन कैसी होती है? मोटी। तो जब मायोसिन प्रोटीन मोटी होगी तो इस तरह के जब बहुत सारे तंतु में एक कोशिका में रख दूंगा और कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो जहां जहां मायोसिन होगी वहां गहरा बैंड दिखेगा, और जहां जहां एक्टिन होगा वहां कैसा बैंड दिखेगा? हल्का ही तो दिखेगा ना। तो मेरे दोस्तों एक पेशी कोशिका में दो तरह के क्षेत्र दिखाई देते हैं, गहरा क्षेत्र और दूसरा हल्का क्षेत्र। मेरे दोस्तों गहरे क्षेत्र को ए बैंड का मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक बैंड। इसे हिंदी में विषमदेशिक बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? विषमदेशिक पट्टिका। तो विषमदेशिक पट्टिका में मुख्य रूप से कौन होता है? मायोसिन नाम की प्रोटीन होती है। जबकि दूसरा बैंड हल्का जो है आई बैंड कहलाता है। आई का मतलब है आइसोट्रोपिक बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड को समदेशिक बैंड कहते हैं। और मेरे दोस्तों समदेशिक बैंड मुख्य रूप से किसका बना हुआ है? एक्टिन नाम की प्रोटीन का बना होता है। फिर आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, ये जो प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन है, जो ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के आपको तंतु दिखाई दे रहे हैं, इन तंतुओं को हम मायोफिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? मायोफिलामेंट। याद रखना, मैं नीचे बना भी देता हूं ताकि आपके दिक्कत नहीं हो समझने में। मैं यहां पे बना देना चाहता हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। देखिए आप, मैंने क्या किया मेरे दोस्तों, ये एक पेशी कोशिका, मैंने इस पेशी कोशिका के अंदर ये पेशी तंतुक है, पेशी तंतुक। मेरे दोस्तों इसे बोलते हैं मायोफाइब्रिल। मैंने एक मायोफाइब्रिल को खींच के निकाल दिया और इसे यहां पर ला करके बड़ा बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मैंने इस तंतु को यहां से निकाल करके और यहां पे एक बड़ा सा इसका आरेख बना देता हूं। तो ये लीजिए सर, हमने बना दिया, किसे बना दिया? एक मायोफाइब्रिल को बना दिया। मायोफाइब्रिल में कितने तरह की प्रोटीन है? सर दो तरह की प्रोटीन है। कौन से दो तरह की? एक तो है एक्टिन प्रोटीन और दूसरी कौन सी वाली प्रोटीन है सर? तो दूसरी वाली प्रोटीन है मायोसिन। दूसरी वाली प्रोटीन कौन सी है? मायोसिन। फिर कौन सी है? तो सर फिर एक्टिन है। एक्टिन के बाद फिर कौन सी है? मायोसिन प्रोटीन है। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, जहां जहां अपनी एक्टिन प्रोटीन है वहां एक लाइन बना देता हूं मैं। ये लीजिए बना दी एक्टिन प्रोटीन के बीचों बीच, इधर भी एक्टिन प्रोटीन के बीचों बीच मैंने एक लाइन बना दी। इस लाइन को कहते हैं मेरे दोस्तों जेड लाइन। क्या कहते हैं? जेड लाइन। मेरे दोस्तों जेड लाइन क्या है? जेड लाइन वो लाइन है एक माइक्रोफाइब्रिल की जहां एक्टिन नाम का तंतु पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये बीच में कौन सा तंतु है? फिर मेरे दोस्तों ये बीच में जो मोटे वाला तंतु है, इस मोटे वाले तंतु का क्या नाम है? तो सर इस तंतु का नाम क्या है? इसका नाम है मायोसिन। ठीक है, तो मायोसिन प्रोटीन का तंतु किधर आ गया? सेंटर में। एक्टिन का तंतु किधर चला गया? साइड में। इतनी बात क्लियर है? जहां पर मायोसिन होता है, मायोसिन के बीच से भी एक लाइन गुजरती है, इस लाइन को बोलते हैं एम लाइन। क्या कहते हैं? एम लाइन। जहां एक्टिन होगा वहां कौन सी लाइन होगी? जेड लाइन होगी। अब आप ही मुझे बता देना कौन सा क्षेत्र आपको गहरा दिख रहा है और कौन सा हल्का दिख रहा है? तो सर हमें तो जहां जहां पर मायोसिन रखी हुई है वो भाग गहरा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जहां जहां मायोसिन होगा, जहां जहां कौन होगा? मायोसिन, वहां पर मेरे दोस्तों जो क्षेत्र होगा उसको बोलेंगे ए बैंड। क्या बोलेंगे? ए बैंड। ए बैंड कहां तक होगा? जहां पर मायोसिन होगा। मान लो एक पेशी कोशिका है, उसमें मायोसिन ऐसे हाथ फैला करके सो गया, जहां तक मायोसिन का हाथ जाएगा वहां पर मायोसिन कहेगा यह तो मेरा क्षेत्र है, इसका नाम मुझे ए बैंड रखना पड़ेगा। तो कहां तक मायोसिन का बैंड बनेगा? या मायोसिन
जहां तक होगा उस बेंड को क्या कहेंगे, ए बेंड कहेंगे। जहां तक कौन फैला हुआ है, मायोसिन, वहां तक कौन सा बेंड, ए बेंड। और जहां पर केवल कौन है, एक्टिन, जहां कोई और नहीं है, उसे बोलते हैं आई बेंड। तो देखो मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे दोस्तों इस बात को थोड़ा दिमाग लगा के समझना, ये प्रोटीन, ये पूरा भाग समझने वाला है। मैं और समझाता रहूंगा तब तक जब तक ये आपको समझ में नहीं आए। मैंने इस एक्टिन प्रोटीन के आगे वाले सिरे को डायरेक्ट क्यों किया, सुनो देखो। इसलिए मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि मेरे दोस्तों हमारी एक्टिन के ऊपर भी कुछ भाग में कौन आ चुका है, मायोसिन। तो इसका मतलब जहां तक एक्टिन फैली हुई है उस भाग को क्या हम आई बेंड कहेंगे, नहीं मेरे दोस्तों। आई बेंड में तो केवल एक्टिन होगा, आई बेंड में केवल कौन होता है, एक्टिन। तो याद रखना, आई बेंड वो बेंड है जहां केवल और केवल कौन पाया जाता है, एक्टिन पाया जाता है। मैं लिख देता हूं, आई बेंड में केवल ओनली एक्टिन प्रेजेंट, केवल कौन उपस्थित, एक्टिन उपस्थित। लेकिन ए बेंड में देखो मेरे दोस्तों, ए बेंड में मायोसिन तो है, लेकिन मायोसिन थोड़े से भाग एक्टिन को भी तो कवर कर रहा है। देखो यहां पर थोड़ा सा भाग किसका कवर हो रहा है, एक्टिन का भी कवर हो रहा है। तो आप ही मुझे बताना, ए बेंड में मुख्यतः कौन है, मुख्यतः तो मायोसिन है, लेकिन थोड़ा सा भाग किसका है, एक्टिन का भी है। आप ही मुझे बताना ऐसा कौन सा बेंड है जिसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों ही हैं। तो आप कहोगे सर ऐसा जो भाग है उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे कौन सा, ए बेंड। देख लीजिएगा, ये आपका ए बेंड है जहां पर कौन कौन है। तो यहां पर मेरे दोस्तों थोड़ा सा भाग एक्टिन का और मुख्य रूप से मायोसिन। जहां तक मायोसिन की भुजा जाएगी उसको ए बेंड कहेंगे, और जहां केवल और केवल कौन होगा, एक्टिन। क्या एक्टिन की जहां तक भुजा जाएगी वो क्षेत्र आई बेंड होगा, नहीं। एक्टिन की जहां तक भुजा जाएगी वो आई बेंड नहीं होगा। एक्टिन का वह भाग जहां किसी और का अधिकार नहीं हो, जहां मायोसिन नहीं हो, उसे ही आई बेंड कहेंगे। आई बेंड में केवल अकेला एक्टिन, जबकि ए बेंड में मायोसिन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कौन, एक्टिन। इतनी बात याद रही। अब बताओ जेड लाइन पे कौन होता है, सर जेड लाइन पे एक्टिन लगा होता है, कौन, एक्टिन। जेड लाइन पे कौन लगा हुआ है, एक्टिन। एम लाइन पे कौन है, मायोसिन। एम लाइन पे कौन है, मायोसिन। मायोसिन के बीच से गुजरने वाली लाइन को क्या कहते हैं, एम लाइन। और एक्टिन के बीच से गुजरने वाली लाइन को क्या कहते हैं, जेड लाइन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब सुन लो मेरे साथियों, तो आई बेंड ये हो गया, फिर ए बेंड के बाद में फिर कौन सा बेंड आएगा मेरे दोस्तों, आई बेंड आएगा। और फिर इसी तरह से आगे और कौन होगा, और मेरे दोस्तों मायोसिन होगा, फिर कौन होगा आगे, एक्टिन होगा, फिर कौन होगा आगे, एक्टिन होगा। याद रख लेना इस बात को। अब सुनिए मेरे दोस्तों, एक जानकारी और आपके सामने रखना चाहता हूं, इस बात को दोबारा भी समझा दूंगा। मैं ये चाहता हूं आपको बात समझ में आए, नहीं आएगी और समझा दूंगा, आप पूरी तरह से निश्चित रहना। अब सुनिएगा, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जहां से आपका आई बेंड शुरू हुआ, ठीक है ना, ये पूरा अगर आई बेंड है तो इसके एक तरफ वाले आई बेंड को लो तो आधा आई बेंड, पूरा ए बेंड, फिर आधा आई बेंड, इसके मिलने से बनता है सार्कोमियर। सार्कोमियर किसके बीच में होगा, दो जेड लाइन के बीच का क्षेत्र। दो जेड लाइन के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, सार्कोमियर कहलाता है मेरे दोस्तों। इतनी बात याद रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ आप मुझे यह बताओ, यहां पर प्राथमिक तंतु कौन सा है, किसको तो बोलते हैं प्राथमिक मायोफिलामेंट और किसको बोलते हैं सेकेंडरी मायोफिलामेंट। मेरे दोस्तों प्राइमरी मायोफिलामेंट है मायोसिन। मायोसिन को हमेशा प्राइमरी मायोफिलामेंट कहते हैं। तो बताइएगा, एक मायोफाइब्रिल के अंदर छोटी छोटी जो ये प्रोटीन है इनको मायोफिलामेंट कहते हैं। मायोफिलामेंट में प्राइमरी कौन है, तो प्राइमरी है मायोसिन।
मायोसिन के तंतु को बोलते हैं प्राइमरी, जबकि एक्टिन वाले तंतु को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। एक्टिन वाले तंतु को क्या कहते हैं? सेकेंडरी। एक्टिन वाला तंतु पतला तंतु किस तरह का है? पतला तंतु है, मतलब थिन फिलामेंट है। कैसा? थिन फिलामेंट। कौन सा फिलामेंट थिन होता है? एक्टिन। और कौन सा फिलामेंट थिक होता है? तो मायोसिन कैसा फिलामेंट है मेरे दोस्तों? थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट दोनों को जोड़ दूं तो क्या बनता है? मायोफिलामेंट। क्या बनता है? मायोफिलामेंट। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, ये जो हमारी मांसपेशी कोशिका है, इस पेशी कोशिका के अंदर जैसे लाल रक्त कोशिका में लाल रंग का वर्णक होता है, वैसे ही पेशी कोशिका में भी मेरे दोस्तों एक पाया जाता है। और पेशी कोशिका में जो वर्णक होता है उसे मायोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोग्लोबिन। मैं लिखना चाहता हूं, मैं इधर भी ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मायोग्लोबिन क्या है? जैसे हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, वैसे ही मायोग्लोबिन किसके अंदर होता है मेरे दोस्तों? मसल्स के अंदर पाया जाता है मायोग्लोबिन नाम का पिगमेंट। अब इसके बाद में बात करते हैं स्टोर फूड। क्या हमारी पेशियों में भोजन संग्रहित रहता है? जी हां, हमारी मसल्स के अंदर मेरे दोस्तों ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संग्रहित रहता है। मैं लिखना चाहता हूं ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में मेरे दोस्तों? ग्लाइकोजन के रूप में फूड जो है, ग्लाइकोजन के रूप में फूड मेरे दोस्तों कहां पर जमा रहेगा? हमारी मसल्स में। हमारे शरीर के दो ऐसे रीजन हैं जहां पे फूड स्टोर होता है, एक तो हमारे लीवर के अंदर, और मेरे दोस्तों दूसरा कहां पर? तो सर दूसरा हमारी मसल्स में। लीवर और मसल्स दोनों में ग्लाइकोजन के रूप में फूड रिजर्व रहता है। अब क्यों रहता है? क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तो हमारी पेशियों की कोशिका को क्या बनानी पड़ती है? ऊर्जा बनानी पड़ती है, इस वजह से। ठीक। अब मेरे दोस्तों दो बात और है जो आपके सामने रखना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। मेरे दोस्तों पेशियों से 2-3 प्रश्न पक्का आएंगे, 2 तो आएंगे मान के चलना, और वो प्रश्न आज की क्लास जो बच्चा देखेगा उसके सही होगा, ये समझ लेना आप। मिटा रहा हूं इसको, सुन लो। पहले मिटाने से पहले इस डिटेल को पहले मिटाते हैं, सुनिएगा मेरे दोस्तों। हमारी जो पेशी कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगी। तो पेशी कोशिका के, इस पेशी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया का क्या नाम है? यह तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। इसके माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तो इसके माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सार्कोसोम। क्या कहते हैं? सार्कोसोम। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि सार्कोसोम किसको कहेंगे? तो सार्कोसोम सर मसल्स के माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। इसके बाद में इसकी ईआर का मतलब है इसकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उनका क्या नाम है? तो मसल्स की जो अंतः प्रद्रवयी जालिका होती है, मसल्स की जो ईआर होती है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और मेरे दोस्तों मसल्स की जो ईआर है, मसल्स की जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? कैल्शियम देखने को मिलेगा। ये किसका सीक्रेशन करती है मेरे दोस्तों? ये कैल्शियम का क्या करती है? स्रावण करती है। कौन? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, डन। अब आप मुझे बता दो आपको पेशी के बारे में कौन सी जानकारी नहीं समझ में आई। सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखिए, ये एक पूरा पेशीय बंडल हो गया, मतलब एक पूरी मांसपेशी हो गई है। अब इस मांसपेशी के अंदर छोटे छोटे क्या थे? बंडल थे इस तरह के। इन बंडलों को क्या कहते हैं? तो सर इन बंडलों को हम बोलते हैं पेशी बंडल। क्या कहते हैं? पेशी बंडल। ठीक है, इन पेशी बंडल में इस प्रकार से कौन सी कोशिका मौजूद थी? पेशी कोशिका थी। तो मैंने एक पेशी कोशिका को क्या निकाल दिया? बाहर। ये लीजिए हमारी पेशी कोशिका हो गई। इस पेशी कोशिका के अंदर भी छोटे छोटे क्या मौजूद थे?
फिलामेंट मौजूद थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे सर। इन फिलामेंट को क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं मेरे दोस्तों मायोफाइब्रिल। ठीक है, मायोफाइब्रिल के अंदर गहरे रंग की और हल्के रंग की क्या थे? बैंड थे। इन बैंड को ए बैंड और कैसा बैंड कहा था? आई बैंड। जो किसका बना हुआ था? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का बना हुआ था। मायोसिन प्रोटीन ने गहरे रंग का कौन सा बैंड बनाया? ए। एक्टिन प्रोटीन ने हल्के रंग का कौन सा बैंड बनाया? आई। अब सुनो, इस पूरी की पूरी मांसपेशी के ऊपर एक आवरण था, उस आवरण का क्या नाम है? एपीमाइशियम। क्या नाम है? एपीमाइशियम। इस बंडल के ऊपर एक आवरण था, उसका क्या नाम है? उसका नाम है पेरीमाइशियम। बराबर। और ये जो पेशी कोशिका है, इसके ऊपर एक संयोजी उत्तक का आवरण था, उसका क्या नाम है? एंडोमाइशियम। ठीक है, इसके बाद में कहा इस पेशी कोशिका को और किस नाम से जानते हो? मायोफाइबर। मायोफाइबर के अंदर जो ये धागा है, इसको क्या कहते हो? मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के अंदर जो ये फिलामेंट के जैसी प्रोटीन होती है, तंतु के जैसी, इस तंतुनुमा प्रोटीन को क्या कहते हैं? मायोफिलामेंट। कितने तरह के हैं? दो, एक थिक और दूसरा थिन। तो मेरे दोस्तों यहां पर इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दे क्या? सर दिखा दीजिएगा। तो यहां पर जो बड़े वाला फिलामेंट था, मोटा जो फिलामेंट था, उसको क्या कहा? तो सर जो मोटा फिलामेंट था उसको बोला मायोसिन। क्या कहा उसको? मायोसिन। ये लीजिएगा। इसके अलावा जो पतला तंतु था उसका नाम क्या रखा? तो सर जो पतले प्रोटीन के तंतु थे उनका नाम रखा एक्टिन। तो ये लीजिए एक्टिन। जहां पर एक्टिन था वहां पर एक रेखा थी, उस रेखा का क्या नाम मेरे दोस्तों? उसका नाम सर जेड लाइन। क्या नाम? जेड लाइन। जहां पर मायोसिन था वहां पर भी एक लाइन थी, उस लाइन का क्या नाम? सर एम लाइन। ठीक है, सभी बच्चे आज की क्लास को लाइक करें, शेयर करें। एक बार मुख्य जानकारी पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्तों। मेरा प्रयास है आज की क्लास आपको समझ में आए। आज पूरी जानकारी समझने वाली है, अनावश्यक कमेंट की तरफ ध्यान देने वाली है ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में सर जहां जहां केवल एक्टिन है, जहां पर केवल कौन है? एक्टिन। सर उस क्षेत्र का नाम है क्या? उस क्षेत्र का नाम है आई क्षेत्र। क्या नाम है? आई बैंड। ठीक है, और जहां तक सर कौन फैला हुआ है? जहां तक मायोसिन फैला हुआ है सर उसका नाम क्या है? तो सर जहां तक मायोसिन फैला हुआ है उसका नाम है ए बैंड। अब बताओ कौन सा बैंड डार्क होगा और कौन सा लाइट होगा? तो सर ए बैंड जो है वो तो होगा डार्क, और जो आई बैंड है वो होगा लाइट। याद रखना। ठीक है, ये बात आपको पेशी कोशिका में याद रखनी है। फिर मुझे बताओ कि ये जो पेशी कोशिका है इसमें एक न्यूक्लियस होगा, अनेक? सर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, इसकी झिल्ली का क्या नाम है? इसकी कोशिका झिल्ली का? तो इसका नाम है सार्कोलेमा। इसका कोशिका द्रव्य किस नाम से जाना जाएगा? सर इसके कोशिका द्रव्य को सार्कोप्लाज्म कहेंगे। इसकी ईआर को क्या कहोगे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो कैल्शियम का क्या करेगी? श्रावण। सॉरी। अब इसके बाद में इसमें कौन सा? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा। उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है सार्कोसोम। ठीक है, अब मेरे दोस्तों इतनी सब कुछ जानकारी हो जाने के बाद आपको याद और क्या रखना है? तो और मेरे दोस्तों आपको याद ये रखना है कि हर एक मायोफाइब्रिल के अंदर सार्कोमियर पाया जाता है, और ये जो सार्कोमियर है दो जेड लाइन के बीच होगा। ठीक है, और मेरे दोस्तों जब इन सार्कोमियर के अंदर या हमारी जो ये प्रोटीन होती है इनमें, इनके द्वारा जब सार्कोमियर में संकुचन होता है तभी हमारी मांसपेशियां काम करती है और शरीर में गति होती है। तो जब भी कोई पेशी में संकुचन हो रहा है इसका मतलब सार्कोमियर जो है वो छोटा हो रहा है। ठीक है, जेड लाइनें पास पास आ रही है,
मायोसिन पर एक्टिन खिसक रहा है। ये सारी क्रियाविधि हम कल की क्लास में समझने वाले हैं। तो अब मैं कुछ यहां एमसीक्यू लिख रहा हूं, आज की क्लास वाला, वो भी आपको पता होना चाहिए। कुछ एमसीक्यू में लिखना चाहता हूं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों, अपनी जो यहां पर कंकालीय पेशी की जो संरचना है, उसके कौन कौन से घटक है। सबसे पहला कंपोनेंट हो गया पेशी तंतु, ठीक है। इसका जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो है मेरे दोस्तों संकुचनशील प्रोटीन। किस तरह की प्रोटीन? संकुचनशील प्रोटीन, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। याद रखना मेरे दोस्तों, इसमें कौन कौन सी आती है? इसमें मेरे दोस्तों दो प्रोटीन तो आपकी फोर्स जनरेटिंग आती है, फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन में कौन सी प्रोटीन आती है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो एक तो होती है एक्टिन प्रोटीन और दूसरी कौन सी होती है? मायोसिन। इन्हें फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन भी कहते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहां रेगुलेटर प्रोटीन भी होती है, ठीक है ना, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी होगी, नाम भी लिख देता हूं। एक होती है ट्रोपो मायोसिन, इसके अलावा एक होती है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन और ट्रोपोनिन के भी मेरे दोस्तों कुछ प्रकार है, आपको याद रखने हैं। एक होती है सी ट्रोपोनिन, एक होती है आई ट्रोपोनिन, एक होती है टी ट्रोपोनिन, ठीक है मेरे दोस्तों। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ये दोनों की दोनों प्रोटीन एक्टिन से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? एक्टिन से। क्या मायोसिन से कोई प्रोटीन जुड़ी हुई है क्या? इनमें से नहीं, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहां पर कुछ जी प्रोटीन पाई जाती है, यानी जी एक्टिन की बात कर रहा हूं। तो जी एक्टिन किसके अंदर होती है? तो एक्टिन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी गोलाकार इकाइयां होती है और इन गोलाकार इकाइयों को जी एक्टिन कहा जाता है। और जब ये इकाइयां पूरी जुड़ती है तो एक फिलामेंट बनता है, एक तंतु बनता है, उस तंतु को एफ एक्टिन कहते हैं। तो नॉर्मली कोई भी एक्टिन का तंतु किस नाम से जाना जाता है? एफ एक्टिन। एफ एक्टिन की छोटी छोटी इकाइयों को जी एक्टिन कहा जाता है। और इस एक्टिन के तंतु के ऊपर मेरे दोस्तों इस तरह से दो तंतु लिपटे होते हैं और इन तंतुओं को क्या कहा जाता है? इन तंतुओं को कहा जाता है ट्रोपोमायोसिन। क्या कहते हैं इनको? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन पर इस प्रकार से मेरे दोस्तों एक प्रोटीन जुड़ी होती है, उसका नाम है ट्रोपोनिन। तो देख लो आप, ट्रोपोनिन तो किससे जुड़ी हुई है? ट्रोपोनिन जुड़ी हुई है ट्रोपोमायोसिन से। और ट्रोपोमायोसिन किस पर लिपटी हुई है? तो ट्रोपोमायोसिन सर एक्टिन से लिपटी हुई है। किससे? एक्टिन से। और एक्टिन नॉर्मली किस अवस्था में पाई जाती है? एफ एक्टिन के रूप में। और एफ एक्टिन का जब मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा तो जो कौन सी एक्टिन बनेगी? जी एक्टिन बनेगी। क्लियर? याद रख लोगे क्या? बिल्कुल रख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्टिन कैसा बेंड बनाती है? तो एक्टिन के बेंड को आई बेंड कहते हैं। मायोसिन के बेंड को क्या कहते हैं? ए बेंड कहते हैं। ट्रोपोनिन में जो सी ट्रोपोनिन है मेरे दोस्तों, ये कैल्शियम से अभिक्रिया करती है, नहीं जुड़ती है। आई जो है ये कहीं ना कहीं निरोधक क्रिया करती है एक्टिन और मायोसिन के बीच में। और टी ट्रोपोनिन जो है ये ट्रोपोमायोसिन से जुड़ती है, ट्रोपोमायोसिन से। ये इसका दूसरा घटक हो गया। इसका जो तीसरा घटक होता है मेरे दोस्तों उसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक सार्कोट्यूब्युलर सिस्टम। क्या कहते हैं? सार्कोट्यूब्युलर सिस्टम। आपसे पूछा जा सकता है हमारी मांसपेशियों का जो सार्कोट्यूब्युलर सिस्टम है ये किससे बना हुआ है? सार्कोट्यूब्युलर सिस्टम का मतलब ये हुआ कि अपनी जो पेशियां हैं ना, इनमें ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, कुछ नलिका पाई जाती है। तो एक तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई और दूसरी नलिका मेरे दोस्तों इस झिल्ली में पाई जाती है, इस प्रकार से कुछ, जिन्हें टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, याद रखना। तो एक मेरे दोस्तों सार्को ट्यूब्युलर सिस्टम किससे बना हुआ है? टी नलिकाओं से। एक तो किससे बना हुआ है?
टी नलिकाओं से और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किसका स्रावण करती है, कैल्शियम का। और टी नलिका मेरे दोस्तों अनुप्रस्थ नलिका होती है। तीसरा जो घटक है कंकालीय पेश, चौथा जो घटक है उसे बोलते हैं सार्कोसोम। सार्कोसोम का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया। किसके माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं, तो तंत्रिकाएं जो हैं उनके पेशियों के माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहते हैं। पांचवा और अंतिम जो घटक होता है पेशियों का उसे बोलते हैं तंत्रिका पेशी संधि। क्या बोलते हैं, तंत्रिका पेशी संधि, यानी मसल्स नर्व जंक्शन। याद रखना, तंत्रिका पेशी संधि। आपको मेरे दोस्तों पता होना चाहिए कि जहां पर भी हमारी पेशी कोशिका होगी, उस पेशी कोशिका को कब संकुचित होना है, कब उसके सार्कोमियर को छोटा करना है या बड़ा करना है, इन सभी कार्यों का रेगुलेट जो है तंत्रिका ही करती है। मेरे दोस्तों किसी भी तंत्रिका का जो अंतिम सिरा होता है ना, एक्सोन, वो न्यूरोट्रांसमीटर का स्रावण करता है इन मसल्स के ऊपर, जिससे हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जहां पे कोई न्यूरॉन और मसल्स जुड़ती है, जहां इन दोनों का जंक्शन बनता है, उसे अपन मसल्स नर्व जंक्शन कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हर एक जो तंत्रिका कोशिका होती है उसके अंतिम सिरे पर कुछ नोड होते हैं इस तरह से। इन नोड को बोलते हैं सिनेप्टिक नोड। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोड। सिनेप्टिक नोड में एक न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है, वो केमिकल इन पेशियों की झिल्ली पर स्रावित होता है, जिससे पेशियों की झिल्ली जो है वो स्टिमुलेट होती है और जिससे अपना ईआर जो है कुछ कैल्शियम रिलीज करता है। ये क्रिया विधि में पढ़ाऊंगा। लेकिन ऐसा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो इन तंत्रिकाओं के अंतिम सिरे से स्रावित होता है मेरे दोस्तों, तो याद रखना एसिटाइल कोलिन। क्या नाम है, एसिटाइल कोलिन। तो ये मेरे दोस्तों भाग है अपने कंकालीय पेशी के। कौन सा भाग हो गया, एक तो पेशी की संरचना समझा दी, एक संकुचनशील प्रोटीन हो गई, एक आपका सार्कोट्यूब्युलर सिस्टम हो गया, सार्कोसोम हो गया और मसल्स नर्व जंक्शन हो गया। तो आज की कल की क्लास में ये टॉपिक आपका फिनिश होगा। कल मैं पेशियों की क्रिया विधि समझाऊंगा और फिर हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये काफी बड़ा टॉपिक था, आरबीएसई में हटाया हुआ था, बच्चों ने पढ़ा नहीं था कोविड की वजह से, इसलिए इस टॉपिक को मैंने थोड़ा ज्यादा समय दिया। मेरे दोस्तों आज मैं क्लास एंड करूं उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं, परीक्षाएं बहुत नजदीक है, समय का सदुपयोग करना, समय को गंवाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने की जरूरत है। सिलेक्शन आपका होगा जरूर, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों अपने लक्ष्य को भूलने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड में रखना, आपका सपना जरूर साकार होगा। साथ ही साथ जिन बच्चों ने अभी तक मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक परचेज नहीं की है, वो नीचे दिए गए नंबर पर जो है कॉल करके, मैसेज करके, फोन पे करके स्क्रीनशॉट उसकी उसी नंबर पर 9828721229 पर भेज करके आप मंगवा सकते हैं। और ऑनलाइन इंस्टामोजो साइट पर जाकर के भी खरीद सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।